अन्य देशों के संविधान से तुलना। तो भारत का संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का अमेरिका के संविधान से तुलना। जो आपका टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि हमारे देश के संविधान में क्या है, उनके देश के संविधान में क्या है, फिर दोनों में समानताएं क्या हैं और क्या हमारे और उनके संविधान में अंतर है। ये इन दो चीजों का डिस्कशन हमको करना है। तो पहला, भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान में तुलना या कंपैरिजन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दोनों देशों के संविधान में समानता क्या है, इक्वलिटी क्या है दोनों में। दोनों देशों में पहला पॉइंट कि समानता क्या है, इक्वलिटी क्या है, कि जो हमारे देश में भी हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हो और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी हो। लिखिए पहला, लिखित संविधान, लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला हेडिंग क्या होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, भारत में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और यूएस में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बात अलग है कि हमारे संविधान में 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 12 अनुसूचियां हैं, जबकि अमेरिका में सिर्फ 7 ही है। उनका संविधान एक स्मॉलेस्ट संविधान है, जब अभी लिखवा देंगे, परेशान न होइए। और हमारा संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत और लंबा संविधान है। अब बात यहीं से क्वेश्चन बनता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों सबसे लंबा संविधान है, इसके लंबा होने का रीजन क्या है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे ज्यादा लंबा होने के क्या कारण है। उस लायक है ये क्वेश्चन, उस लायक है। रिलीजन है भारत कंट्री में, इतनी रिलीजन कोई और कंट्री में नहीं है। क्या नहीं है? रिलीजन। चलो एक तो चलो मान लेते हैं, एक है हाँ कहीं सर हमारा संविधान इसलिए बड़ा है कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे, कहीं कंफ्यूजन ना रहे। हाँ, क्वेश्चन शॉर्ट रहेगा। आपका कहने का मतलब है डिटेल हमने इसलिए बना दिया कि कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलो, आपका कहना है कि हमारे देश में कास्ट धर्म के आधार पर हमारा समाज डिवाइड है, हमारे यहाँ डाइवर्सिटीज है, विविधताएं हैं, कल्चर डिफरेंट है, इसलिए हमारा संविधान लंबा है। चलो, आपका क्या कहना है बेटा। भौगोलिक क्षेत्र और बताओ। हमारा संविधान, जितने भी संविधान विश्व में जो भी हम संविधान निर्माताओं को जो भी अच्छा लगा, अच्छी चीजें इसमें ला के डाल दिया, इसलिए ज्यादा हो गया। जैसे एक क्वेश्चन ये भी आता है, यूपीएससी पूछती है कि भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उधार का थैला है, जो आप बात कर रहे हो, ठीक है, उधार का थैला है। कथन कारण कि हमारा संविधान अन्य देशों के संविधान से इंस्पायर होकर के या वहाँ के प्रोविजन को हमने अपने संविधान में रखा है, तो कथन कारण हो गया। लेकिन क्या इसका एक्सप्लेनेशन सही है? चलो कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरी तरह से सत्य नहीं है। 80 कैसे? जैसे हमने दूसरे देशों के संविधान को पढ़ा जरूर, लेकिन सारी चीजें एज इट इज हमने नहीं रखी, उसमें हमने आवश्यक संशोधन भी किए हैं, ठीक है। इसलिए पूरी तरह से ये बात सत्य नहीं है, लेकिन ये बात सत्य है कि हमने अपने संविधान को बनाने के लिए दुनिया के अन्य देशों के संविधान को पढ़ा और वहाँ से जो चीज़ें हमारे कल्चर, हमारे भौगोलिक क्षेत्र या हमारे देश के हिसाब से सही लगा, उसको हमने क्या किया, अडॉप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है।
अच्छा, सबसे बड़ा रीज़न है जो हमारा संविधान के बड़ा होने का, वो मेन रीज़न ये है कि स्टेट का और सेंटर का दोनों के लिए एक ही संविधान है, अलग से संविधान नहीं है। एक ही संविधान में राज्य के भी अधिकार दायित्व तो दिए गए हैं, उसी में सेंटर का भी दिया गया है, यानी कि सेंटर एंड स्टेट बोथ है अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों के लिए एक साझा संविधान है। जबकि फेडरल कंट्रीज में सेंट्रल का अपना संविधान अलग, राज्यों का अपना अलग होता है, अलग अलग होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, बहुत एक ही, दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है। इसलिए हमारा संविधान क्या होता है, ज़्यादा लंबा और विस्तृत। दूसरी बात ये भी सही है कि हमारे देश में डाइवर्सिटीज़ भी है, अब उसमें माइनॉरिटीज़ के लिए भी प्रावधान किए गए, एससी के लिए भी किए गए, एसटीज़ के लिए भी किए गए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी किए गए। भौगोलिक क्षेत्र भी है, जैसे आपके संविधान में शेड्यूल जोड़े गए, जैसे भौगोलिक क्षेत्र का इनका जो कहना है कि जैसे जनजाति परिषदों का गठन है, उसके पावर एंड फंक्शन के बारे में संविधान में 5वीं 6वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, तो आने की ये सब सारी कमिन बेटा, ये सब सारी चीज़ें आ जाओ कमिन, ये सब सारी चीज़ें मिल करके भारत के संविधान को ज़्यादा विस्तृत कर देते हैं। जैसे हमने संविधान में माइनॉरिटीज़ के लिए भी अलग से कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ रखा है, रिलीजन हमारे यहाँ अलग अलग हैं, तो 25 से लेके 28 तक के प्रावधान, धार्मिक फ्रीडम के बारे में हम बात करते हैं। 29 और 31 जो है, 29 और 30 प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ की हम बात करते हैं। फिर हमारे यहाँ ग्रुप्स अलग हैं, जातियाँ अलग हैं, सब कुछ अलग हैं। उसके साथ ही साथ हम वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट करते हैं। आने की इन सारी चीज़ों को मिला करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाता है, ज़्यादा विस्तृत हो जाता है। आई बात समझ में? तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि बोथ सेंटर और स्टेट बोथ है कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों का एक ही संविधान है, दोनों के संविधान अलग अलग नहीं है। तो पहले पॉइंट में लिखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखिए डियर, लिखिए भारत और यूएसए, भारत और यूएसए, यूएसए का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भारत और यूएसए दोनों देशों के पास लिखित संविधान है। भारत और यूएसए दोनों देशों के पास रिटन यानी कि लिखित संविधान है। ठीक, आगे लिखिए, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जबकि अमेरिकी संविधान सबसे पुराना संविधान में से एक है, जबकि अमेरिकी संविधान सबसे पुराने संविधानों में से एक है, जबकि अमेरिकी संविधान सबसे पुराने संविधानों में से एक है। अगला लिखिए, हेडिंग डालिए, संघीय संरचना। क्या बेटा? जबकि अमेरिकी संविधान सबसे पुराने संविधानों में से एक है। संघीय संरचना, फेडरल स्ट्रक्चर, इंग्लिश में फेडरल स्ट्रक्चर, हिंदी में लिखेंगे संघीय संरचना। कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कल हमने बात की थी आप लोगों से, आज थोड़ा डिटेल में बात किया जाएगा। अच्छा, ये कम भी तो होता है ना? हाँ, सेलेक्ट करना पड़ेगा, छोड़ जाए, हो जाएगा सर, कोई बात नहीं। संघीय संरचना में
फेडरल स्ट्रक्चर में पहला होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। दूसरा बोलो भाई, द्विसदनीय व्यवस्था। न्यायपालिका की सर्वोच्चता। हाँ, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। और ठीक है, शक्तियों का बंटवारा। स्वतंत्र न्यायपालिका। सर वही ना है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। नहीं, दोनों चीजें अलग हैं। संविधान की सर्वोच्चता लिखना चाहिए था। यस चलो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कर दो इसको। और संविधान की सर्वोच्चता। और पांचवा, दो सरकारें। लिखित कॉन्स्टिट्यूशन, द्विसदनीय व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का बंटवारा, संविधान की सर्वोच्चता और दो सरकारें। ये आपका फेडरल फीचर है। संघीय शासन व्यवस्था की क्या है विशेषताएं। तो ये चीजें, ये फीचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है और ये फीचर अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, लेकिन दोनों में अंतर भी है। तो अंतर वाला हम लोग अंतर वाले में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यानी कि संघीय शासन व्यवस्था नॉर्मल कंडीशन में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह संघीय शासन व्यवस्था इस्टेब्लिश करता है, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का क्या है, बंटवारा है। तो बंटवारे में जैसे हमारे यहाँ 3 सूचियां हैं। आर्टिकल 245 पढ़ाया गया होगा, आर्टिकल 245 पढ़ाया गया होगा और इसमें आप लोगों को बताया गया होगा कि संघ जो है, संघ सरकार अपने विषय पर लिस्ट पर कानून बनाएगा और राज्य जो सरकार है वह अपने विषय पर कानून बनाएगा। ये आपको 245 में बताया गया होगा। और एक चीज यहाँ और बताई गई होगी, जब 245 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, क्षेत्रातीत विधायन, हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रातीत विधायन, इसका नाम सुना। इसी में एक डॉक्ट्रिन बताना चाहिए था, डॉक्ट्रिन ऑफ नेक्सस। हिंदी में बोलते हैं गठजोड़ का सिद्धांत, इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नेक्सस। हिंदी में गठजोड़ का सिद्धांत। अब इसको समझ लीजिए 2 मिनट। इसमें देखिए हमारे यहाँ दोनों ही शक्तियों के बंटवारे में हम लोग बात कर रहे हैं। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। तो केंद्र सरकार अपने विषय पे कानून बनाता है, यानी कि जो संसद है यह पूरे देश के लिए कानून बना सकता है या देश के किसी एक भाग के लिए, या देश के किसी एक भाग के लिए। पार्लियामेंट मेक द लॉ होल ऑफ द कंट्री और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक, संसद पूरे देश के लिए कानून बनाएगा या किसी विशेष भाग के लिए भी कानून बना सकता है। जबकि राज्य सरकार जो कानून बनाएगी वह अपने राज्य के भीतर, यानी कि जो राज्य सरकार का कानून होगा, जैसे मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का कानून उत्तर प्रदेश में लागू होगा, बिहार में लागू नहीं होगा। हाँ, एक एक्सेप्शनल केस है, वो अभी हम बताएंगे आपको क्षेत्रातीत विधायन के बारे में। तो राज्य विधानमंडल जो होगा, राज्य विधानमंडल अपने पूरे राज्य के लिए कानून बना सकता है या राज्य के किसी पार्ट के लिए कानून बना सकता है। तो यह एक सामान्य व्यवस्था है किसके अंतर्गत,
संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कि सरकारों के बीच शक्तियों का क्या होता है, बंटवारा होता है, दोनों को अपने अपने लिस्ट पर काम करना होता है। जैसे संघ सूची में डिफेंस है, ठीक है, विदेश मंत्रालय है, रेल है, पोस्टल है, ये सब किसमें है, सेंट्रल के लिस्ट में है। राज्य सरकार में आ जाइए तो राज्य सरकार में जैसे जेल है, लॉ एंड ऑर्डर से पुलिस प्रशासन है, ठीक, एरीगेशन है, पंचायती राज व्यवस्था है, इस पर कौन बनाए कानून, राज्य विधानमंडल बनाएगी। यानी दोनों की शक्तियों को हमने क्या किया है, अलग अलग कर दिया है। एक इसमें जो कॉन्सेप्चुअल चीज है, क्षेत्रातीत विधायन या गठजोड़ का सिद्धांत, ये कहता है कि एक राज्य के द्वारा बनाया गया कानून किन परिस्थितियों में दूसरे राज्य के कानून में भी लागू हो सकता है। हमारे राज्य का कानून अदर स्टेट में भी लागू हो सकता है, वो कब और कैसे। तो पहले तो हम संसद की बात करेंगे। क्या अगर कोई भारतीय नागरिक है, जैसे हम लोग हैं, अगर हम कहीं विदेश में रहते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो क्या भारत के संसद के द्वारा बनाया गया कानून हमारे ऊपर लागू होगा कि नहीं होगा? बोलो, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझिए। नहीं, हम विद द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के हैं, नागरिकता भारत की है, ठीक है। अगर हम भारत के नागरिक हैं, अगर हम कहीं किसी फॉरेन कंट्री, अमेरिका, ब्रिटेन, दुनिया के किसी पार्ट में अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी, धन दौलत कुछ लेते हैं, परचेज करते हैं, तो क्या भारत की संसद के द्वारा बनाया गया कानून हमारे ऊपर लागू होगा कि नहीं होगा? होगा, कंफर्म? नहीं होगा हमको लग रहा है। लेकिन अगर कोई हम पुरस्कार पाते हैं अपनी कंट्री से रिलेटेड कोई भी, लेकिन उसके लिए हमको अपने देश नहीं, वो परमिशन की बात अलग है, वो आर्टिकल 18 की हम बात नहीं कर। नॉर्मली देखो, अगर नहीं होगा, अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमारी दुनिया में कहीं प्रॉपर्टी है, यही तो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, यही संसद का अधिकार है। संसद के द्वारा बनाए गए कानून को इस आधार पर आप नहीं मना कर सकते हैं कि यह हमारी टेरिटरी के बाहर है, बियॉन्ड द इंडिया है। अगर हम भारत के नागरिक हैं तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून हमारे ऊपर लागू होगा। इसे कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, क्षेत्रातीत विधायन कहते हैं। संसद के द्वारा बनाया गया कानून, हम दुनिया में कहीं कोई प्रॉपर्टी लेंगे, अगर हम भारत के नागरिक हैं तो उस पर कानून लागू होगा, ठीक। अब बात आती है एक राज्य का कानून दूसरे राज्य में कैसे लागू होगा। तो उसमें गठजोड़ होना चाहिए। गठजोड़ का मतलब संबंध होना चाहिए। एक इसमें केस है MDC चमार बाग वाला, एक केस है, सुप्रीम कोर्ट का लीडिंग केस है। इसमें केस में होता क्या है, खाली उसको आप लोग जान लीजिए कि एक लॉटरी जानते हैं, पहले लॉटरी चलती थी, तो एक कंपनी होती है और रजिस्टर्ड होती है कर्नाटका में, ठीक। इसे कंपनी आपने खोला, अपना रजिस्ट्रेशन आपने उत्तर प्रदेश में करवा लिया, और आप जो है पेपर के माध्यम से विज्ञापन निकालते हैं, तो पूरे मीडिया है, पूरे इंडिया में प्रकाशित हो गई। तो वो खबर बॉम्बे में भी छपी, तो बॉम्बे में उस कंपनी ने अपनी एक ऑफिस खोल दिया कि आइए लॉटरी टिकट लीजिए और इतना हम पुरस्कार देंगे, जिसका भी नंबर आ जाएगा, जिसका निकल जाएगा, ठीक है। लोगों ने बॉम्बे में खूब टिकट खरीदा और लॉटरी भी निकली, लोग पाए भी। तो वहाँ की सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने 1951 की बात है ये, एक कानून पास किया कि जो हमारे राज्य में अगर कोई इस तरह की बिजनेस एक्टिविटीज़ करेगा उस पर हम टैक्स लेंगे। और कंपनी क्या कहती है, MDC चमार बाग वाला वो कहता है कि भाई हम तो कंपनी हमारी कहाँ रजिस्टर्ड है, कर्नाटका में, और एक राज्य का कानून उसी राज्य में लागू होगा, हमारे ऊपर नहीं होगा। यह कंपनी का कहना था। और उसने 2 आर्टिकल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, एक आर्टिकल है 19 का A का क्लास G, जो आपको कोई भी प्रोफेशन, कोई भी व्यापार करने का अधिकार देता है। अंडर आर्टिकल 90 में क्या है, कोई भी प्रोफेशन वृत्ति अपनाने का, ट्रेड करने का आपको क्या देता है, राइट देता है। और आर्टिकल
इसमें इंटर स्टेट कॉमर्स की बात करता है, अंतरराज्यीय व्यापार की बात करता है कि हम एक राज्य का सामान या एक राज्य से दूसरे राज्य में बेच सकते हैं। इन दोनों आर्टिकल को सुप्रीम कोर्ट में इसने चैलेंज किया, वकील ने किसी ने सलाह दे दी होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आप आर्टिकल 19 की क्लास की बात करते हैं जिसमें आपको वृत्ति या व्यापार करने का अधिकार है, बिल्कुल है, लेकिन जुआ जो होता है जिसे लॉटरी कहते हैं, यह संयोग पर निर्भर करता है, यानी कि यह व्यापार के श्रेणी में नहीं आएगा। इसलिए ये मामला आपका क्या होता है, खारिज। आज आप व्यापार का मामला ही नहीं आएगा, इंटर स्टेट का कोई मतलब ही नहीं। जब आपका सब्जेक्ट मैटर ही गड़बड़ है तो आगे की हम बात ही क्या करें। और केस को क्या कर दिया, खारिज, और कहा कि जो व्यापार आपने महाराष्ट्र की सीमा में किया है, जो पैसा आपने महाराष्ट्र में कमाया है, उस पैसे पे टैक्स किसको दीजिए, महाराष्ट्र सरकार को। जो कर्नाटका में कमाया है तो कर्नाटका सरकार को दे दीजिए, वहां वाले पे वहां को दे दीजिए, यहाँ वाले को यहाँ पे दे दीजिए। आई बात समझ में? इसे कहते हैं क्या, गठजोड़ का सिद्धांत। क्लियर? चलो आगे हम लोग कहाँ बात कर रहे थे, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। इसके बाद संविधान की सर्वोच्चता। ये बताइए, आवर पार्लियामेंट इज सुप्रीम, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। कॉन्स्टिट्यूशन, वाई? कॉन्स्टिट्यूशन में सारी व्यवस्था है, संसद तो उसी के अंतर्गत आएगा ना, किस कितना उसको अधिकार है, उस संविधान से पावर मिलता है। यस, जो पार्लियामेंट को अधिकार मिला हुआ है वो कहाँ से मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। इसलिए हमारे यहाँ क्या है, किसकी सर्वोच्चता है, संविधान की। लेकिन ब्रिटेन की अभी हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो वहां पर ब्रिटेन का पार्लियामेंट सर्वोच्च, ना कि संविधान सर्वोच्च है। किसके रिस्पेक्ट में, ब्रिटेन के रिस्पेक्ट में। तो वो डिस्कस हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में करेंगे। ठीक, हाँ बोलो, कुछ कह रहे हैं? हम कह नहीं सकते कि हमारा संविधान सर्वोच्च है और ब्रिटेन का संविधान सर्वोच्च नहीं, वहाँ की आबोहवा के लिए वहाँ का। अरे यार, इस हमारे अपने लिए सर्वोच्चता है यार, हमारे संसद और संविधान की बात की ब्रिटेन कहाँ आ गया, आप समझ नहीं रहे हो। ये हम नहीं कह रहे हैं कि दुनिया में हमारा संविधान सर्वोच्च, नो, हम अपने संविधान और अपने संसद की बात कर रहे हैं, विद इन इंडिया, नॉट बियॉन्ड इंडिया। ठीक है, आप गलत समझ गए। हमें अपने में बात करना, उनका अपने हिसाब से, मेरा अपने हिसाब से, इससे मतलब नहीं। ठीक, दूसरी बात आती है दो सरकारें। तो दो सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर द्विसदनीय व्यवस्था, लोकसभा है आपका, राज्यसभा है। ऐसे अमेरिका में भी क्या है, सीनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे आपकी यहाँ राज्यसभा है, वहाँ सीनेट है, एक हाउस, वहाँ के संसद का नाम सीनेट है, मतलब कांग्रेस कहते हैं। वहाँ क्या कहते हैं, हमारे यहाँ संसद कहते हैं, उनके यहाँ कांग्रेस कहते हैं। तो वहाँ पे दो है, कांग्रेस का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांग्रेस, लोगों का प्रतिनिधित्व, यानी कि वहाँ पे उसके दो भाग हैं, एक को कहते हैं सीनेट और एक को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो आपके यहाँ जो राज्यसभा है, इससे कंपेरिजन वहाँ के सीनेट से करिए, और लोकसभा का किसे करिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से। तो हमारे यहाँ क्या है कि जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन किया गया है, लेकिन अमेरिका में प्रत्येक राज्य को 2-2 सीटें दे दी गई हैं, चाहे उसकी जनसंख्या कम हो चाहे जनसंख्या ज़्यादा हो। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश की सीटें राज्यसभा में कितनी हैं, 31 है, 31 सीटें हैं। लेकिन यही मिजोरम, अरे उसकी बात करें, अरे सिक्किम की बात करें, गोवा की बात करें, अरुणाचल की बात करें, इनकी सिंगल सीटें, एक सीटें हैं। तो हमारे यहाँ 31 वाला भी है और 1 वाला भी है, 2 वाले भी हैं, 4 वाले भी हैं, 6 वाले, 8 वाले सारे हैं। यानी कि हमारे यहाँ राज्यसभा में जो राज्यों का हितों का प्रोटेक्शन है वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन है। बट अमेरिका में ऐसा नहीं है, उनके यहाँ प्रत्येक राज्य को 2-2 सीटें मिली हुई हैं। 50 राज्य है, 50 दूना 100, उनके 100 सीटें हैं। नहीं, डुअल गवर्नमेंट, डायरकी अलग चीज है, वो द्वैध शासन होता है।
हाँ, डायरार्की का मीनिंग अलग है। यहाँ डुअल गवर्नमेंट कहेंगे, 2 सरकारें। ठीक है, इसके बाद हो गया ना, अब तो कुछ बचा नहीं इसमें। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आपको जुडिशरी पढ़ाई गई होगी। चलो भाई बताओ, आपको जुडिशरी पढ़ाई गई होगी, जिसने भी क्लास लिया हो। आई डोंट नो हु टॉट यू द जुडिशरी, बट आई वांट टू नो ओनली जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के 8-10 पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन क्या है मतलब? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कैसे हम कहेंगे कि न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है? सर हमारी न्यायपालिका इसलिए स्वतंत्र है कि यहाँ सरकार से जब कार्यपालिका न्याय हाँ? 12:30 तक क्या कोई काम है क्या? नहीं, वो जैसे कि एक कार्यक्रम लगा है ना, तो सर मतलब कुछ बच्चियां हैं जिसमें उन लोग को रेडी होने के लिए, तो मतलब उस हिसाब से टाइमिंग के हिसाब से लोग अपना नहीं तो 12:30 बता दीजिएगा, 12:30 बता दीजिए। सरकार से प्रभावित नहीं होती है जो न्यायपालिका है, वो अब उसका सिस्टम अपना अलग है, अपने स्व विवेक। कैसे? कहने से थोड़ी नहीं, कुछ प्रावधान बनाए गए होंगे। चलो आर्टिकल 15 सेपरेट किया गया है, मान लेते हैं। एक पॉइंट तुम्हारी कि कार्यपालिका और विधायिका, न्यायपालिका कार्यपालिका अलग अलग होगी। चलो एक पॉइंट मान लेते हैं। और आप लोगों को जुडिशरी पढ़ाई गई होगी ना, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बनाने के लिए, रखने के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? व्हाट इज प्रोविजन मेड अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट जुडिशरी? बताओ भाई, कहाँ है नोट्स? कहाँ रखे हो तुम लोग पोल्ट्री वाला? चलो अच्छा, देखो नहीं जानते हो बता, इतनी बात नहीं डिस्कस करते फिर आगे बढ़ा। देखो समझ लो भाई, आपकी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पहला देखिए जजेस के नियुक्ति का तरीका, यानी कि न्यायाधीश के नियुक्ति का तरीका। दूसरा, इनके कार्यकाल की सुरक्षा। नियुक्ति के बाद वेतन भत्ते में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। नो, ठीक। सेवानिवृत्ति के बाद, जब सेवा निवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज भारत में कहीं प्रैक्टिस नहीं करेगा, भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं करेगा। ठीक। न्यायपालिका अपना स्टाफ खुद नियुक्त करती है। आप इतना पहले 5 पॉइंट समझ लो, फिर आगे बताते हैं। देखो पहला क्या है, जजेस के नियुक्ति का तरीका। गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। इसके लिए क्या बनाई गई है? कॉलेजियम व्यवस्था बनाई गई है। कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक अदर मतलब न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट का, ठीक है, न्यायाधीश से मिलकर के, न्यायविद से मिलकर के कमेटी बनती है। वो कमेटी डिसाइड करती है कि अगला जज कौन बनेगा। ठीक है, तो नियुक्ति में सरकार का कोई भी भूमिका नहीं होती है। नो रोल इन अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा, इनकी कार्यकाल की सुरक्षा। आपके आर्टिकल 124 में लिखा है कि क्या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहेंगे। कितने ईयर तक? 65 वर्ष तक की आयु तक अपने पद पर बने रहेंगे। दूसरा, नियुक्ति के पश्चात इनके वेतन और भत्तों में कोई कटौती या कमी नहीं की जाएगी। और आगे सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी वकालत या प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये बताइए, आपकी नियुक्ति में सरकार कुछ कर ना पाए, आपका कार्यकाल फिक्स हो, आपका वेतन कोई काट ना पाए, आगे कोई नौकरी ना करना और किसी के बाप से डरोगे आप? नहीं। आपको कोई निकाल ना पाए, आपका कोई कुछ बिगाड़ ना पाए, आगे नौकरी करनी नहीं है,
हमारी नियुक्ति में तुम्हारी कोई भूमिका नहीं है, तुम सैलरी हमारी कम नहीं कर पाओगे, तो हम तुमसे डरेंगे क्यों? आदमी डरता क्यों है? अधिकारी डरता क्यों है? क्योंकि भाई ट्रांसफर कर देगा, डिमोशन कर देगा, निकाल देगा, सैलरी घटा देगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, सरकार की कोई भूमिका इसमें नहीं होती है, क्योंकि इनके वेतन और भत्ते और पेंशन भारत की संचित नीति पर क्या होता है? भारित होता है। और अपने स्टाफ की नियुक्ति खुद करती है, अपने स्टाफ, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। आई बात समझ में? तो ये न्यायपालिका को क्या बनाता है? स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट बनाता है। ये बात नहीं बताया गया था, तब फिर क्यों नहीं आ गया? उतना सिस्टमेटिक हम लोग नहीं बोल एक्सप्लेन नहीं ये कर पता था, लेकिन यही फैक्टर से उसके सेपरेट होने की ये नहीं पता था। अनुच्छेद भी ये नहीं तो हमको आता लगा कि ये बस है। उनको पावर दी गई है। जैसे हम लोग एक्सप्लेन तरीका हटाने का तरीका, नियुक्ति का तरीका, पॉइंट बढ़ जाएगा। एक्सप्लेन हम लोग नहीं कर पा रहे। नियुक्ति, वेतन और भत्तों में कटौती नहीं की जाएगी। चलिए आगे लिखिए, संघीय संरचना, इसको लिख लीजिए। दोनों देश संघवाद का पालन करते हैं। लिखिए फटाफट, संघीय संरचना में लिखिए, दोनों देश संघवाद का पालन करते हैं और केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच, दोनों देश संघवाद का पालन करते हैं और केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। आगे लिखिए, भारत, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में, भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ, कामाराज्य और समवर्ती सूचियों का उल्लेख किया गया है। संघ, कामाराज्य और समवर्ती सूचियों का उल्लेख किया गया है। अब लिखिए, नागरिकों के अधिकार, ब्रैकेट में फंडामेंटल राइट, नागरिकों के अधिकार / मूल अधिकार, नागरिकों के अधिकार, आप ब्रैकेट में लिख लो मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब इसको समझ लो। पहले हम नागरिकों के अधिकार की बात करते हैं। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी भारत अपने नागरिकों को फंडामेंटल राइट क्या देता है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट देता है, जो आपके संविधान के भाग कितने 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 बाई 36 स्टेट से तक के प्रावधान है। अमेरिका में जो फंडामेंटल राइट है, इनके यहाँ बिल ऑफ राइट है। क्या बोलते हैं? बिल ऑफ राइट्स है। इनका नाम अलग है, हमारा नाम अलग है। हम अपने नागरिकों को जो राइट दिए हैं उसे फंडामेंटल राइट कहते हैं, और अमेरिका ने जो अपने नागरिकों को अधिकार दिया है वह वहां पे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। तो बिल ऑफ राइट और फंडामेंटल राइट, ठीक है, खाली नाम में अंतर है, बाकी
दोनों जगह सेम है, यानी कि दोनों देशों की संविधान अपने अपने नागरिकों को क्या देते हैं, फंडामेंटल राइट्स देते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? तो अच्छा, लेकिन ये बताइए फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, या फंडामेंटल राइट को हम लोग फंडामेंटल राइट ही क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपरिवर्तनशील है सर, वो अपरिवर्तनशील है और बहुत विषम परिस्थिति जब तक ना हो सरकार उसको सस्पेंड नहीं करते। उसमें भी कुछ अधिकार है जिसको सरकार कभी सस्पेंड कर ही नहीं सकती। यही है सर जीवन जो को अगर ऐसा होता है अन्यथा की स्थिति में प्राकृतिक अधिकार से हम ले सकते हैं पास जा सकते हैं अपना, उसको अन्यथा की कहीं ना स्थिति में हम कहीं जुडिशरी के पास जा सकते हाँ। हैं हमारे अधिकार। न्यायालय में हम क्या सब चुनौती दे सकते हैं सरकार को, जब हनन होने उसको कभी सरकार चेंज नहीं कर सकती। हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है कि फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट ही क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फंडामेंटल है। जन्म के साथ क्यों फंडामेंटल है? जब जन्म लेता है तभी उसको अधिकार मिल जाए। जीवन जीने का अधिकार सर आप ही क्लियर कर रहे हैं, हम लोग 50 जितनी बार पूछेंगे उतनी अलग अलग तरीके से बताएंगे। देखो, हम लोग के अधिकार फंडामेंटल राइट को हम लोग फंडामेंटल राइट इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक व्यक्ति के सर्वांगीण यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल है, आवश्यक है। बिना इन अधिकारों के किसी भी व्यक्ति के मेंटल यानी कि बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, एजुकेशनल, सामाजिक, सोशल यानी कि ऑल डेवलपमेंट, एक व्यक्ति को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये अधिकार इसेंशियल है। बिना इन अधिकारों के किसी भी व्यक्ति के या समाज के विकास की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए मूल इन अधिकारों को हम क्या कहते हैं? मूल अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल है ये। इसके बिना एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं, चाहे वो बौद्धिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो। ऑल टाइप ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज एसेंशियल फॉर दैट राइट। इसके बिना हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। भाई बात समझ, इसलिए फंडामेंटल राइट। बाकी तो बेकार की बातें हैं, छीन नहीं सकता है, ये नहीं, क्यों नहीं छीन सकता है भाई? आर्टिकल 21 और 20 को छोड़ करके सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं। भाई दो ही तो नहीं होगा, 20 और 21। बाकी तो भाई, बाकी को तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकता है। 352 लगा हो, अगर नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ अटैक पे लगा हो, ठीक है, तो सस्पेंड हो सकता है। हाँ, 19 नहीं सस्पेंड होता है जब वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर, जो पहले अब क्या था, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर लगता है तो 19 नहीं होगा। लेकिन बाकी तो सब तो हो जाएंगे ना। 19 भी होगा अगर आक्रमण के आधार पर लागू हुआ हो, 19 भी हो जाएगा। 20-21 नहीं होता है बाकी तो। और दूसरी चीज़, आपका फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं है, यह कंडीशनल है। इसमें भी सरकार बदल सकती है। ये बात अलग है, जुडिशियल रिव्यू है, अगर वो गलत करेगी तो चेंज हो जाएगा। द राइट इज नॉट एब्सोल्यूट, मतलब यह राइट को सरकमस्टांसेस और परिस्थितियों के अनुसार इसमें सस्पेंड किया जा सकता है। ये संपत्ति का अधिकार था, चेंज हो गया। ऐसा नहीं है कि राइट एब्सोल्यूट है, बिल्कुल यही रहेगा। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनेमिक, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनेमिक। तो समय और परिस्थितियों के अनुसार अगर जरूरी है तो बदला भी जा सकता है। ऐसा तो नहीं है। केशवानंद भारती केस क्या कहता है कि पार्लियामेंट हैव राइट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, बट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। व्हाट इज द फंडामेंट या व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इस संविधान का आधारभूत लक्षण संरचना क्या होती है? तो कोर्ट क्या कहता है कि हम समय समय पे बताएंगे। कोर्ट स्मार्ट है भाई, कि मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, अभी नहीं बताएंगे। अभी हम कुछ बता दे रहे हैं, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, पंथ निरपेक्षता, बता दिया, 20-22 गिना दिया कि अभी ये ले लो, ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर हैं, इनमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं।
बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनेमिक। ये जरूरी नहीं है कि जो चीजें आज जरूरी हो कल भी जरूरी हो, तो वो परिवर्तनशील है। चलो आगे लिखो। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आता तो हम लोग क्यों बैठे रहे? अच्छा लिखो नागरिकों के अधिकार। लिखो यूएसए का संविधान अपने नागरिकों को बिल ऑफ राइट, यूएसए का संविधान अपने नागरिकों को बिल ऑफ राइट के माध्यम से मौलिक अधिकार देता है। के माध्यम से बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से मौलिक अधिकार देता है। अर्थात अमेरिका में मौलिक अधिकारों को बिल ऑफ राइट के नाम से जाना जाता है। अर्थात अमेरिका में मौलिक अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। जबकि भारत में मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। जबकि भारत में किस नाम से जानते हैं? मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है, जो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक, जो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक विस्तृत है या दिया गया है, तक विस्तृत है। जो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक विस्तृत है। आगे लिखिए अगला हेडिंग, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, हिंदी में बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। चलो बताओ, न्यायिक समीक्षा बहुत सिंपल चीज है, बताओ। बाकी लोग कहाँ गए? कुछ कम थे आज ना, इतने ही आते हैं। कल वो नए लोग आए थे जिनको आप कह रहे थे ना, 3-4 लोग, हाँ वो आज नहीं आए इसलिए कम। 3-4 लोग नए थे, हाँ। बाकी इतने ही आते हैं। हाँ इतना ही हम लोग आइए। कितने ही हैं? नहीं है, आधे तो absent किए हैं। क्यों? आधे लोग। हाँ 4-5 लोग एब्सेंट हैं। अच्छा 2-4 नए आए थे, तो कल 30-32 हो गए थे, आज घट गए। हाँ क्या चीज? ज़्यादा लोग आते थे, इससे ज़्यादा नहीं, बहुत रहेंगे। बस 25-30, 20-22 से लेके 25। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए अब हम लोग टॉपिक पे बात कर लें, खत्म करें, फिर अगला करना है। देखिए न्यायिक समीक्षा क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, ये डिस्कस करना है, इसके बाद लिखवा दें। दोनों देश में न्यायिक समीक्षा है, यानी कि न्यायिक समीक्षा का कॉन्सेप्ट ही हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट ही हम लोगों ने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। तो बताइए न्यायिक समीक्षा क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू आप बताएगा? सर जैसे हम मतलब अपन न्यायालय जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमको फैसला देती है, हम उससे संतुष्ट नहीं है, तो हम उसको चुनौती देने के हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहाँ ये न्यायिक समीक्षा नहीं है। जैसे चलो। गवर्नमेंट कोई लॉ बनाई, हाँ लेकिन अगर वो न्यायपूर्ण नहीं है, जैसे लग रहा है कि उससे कुछ गवर्नमेंट अपने प्रॉफिट में कर रही है, गलत है, हमारा अधिकार वहाँ जुडिशियल रिव्यू के तहत उसे खत्म कर सकती है। कुछ हद तक तुम्हारी बात 99-90% तक सही है, बस तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, बस आंसर इज राइट। देखो आपको आर्टिकल पढ़ाया गया होगा 13, आर्टिकल 13 का क्लास 2, इसमें 4 क्लास है, एक 13 का 1, एक 13 का क्लास 2, 13 का क्लास 3 और 13 का क्लास 4। ये 4 इसमें आर्टिकल हैं।
हमको बात करना है 13 का क्लास 2। ये इसमें आता है न्यायिक समीक्षा। जुडिशियल रिव्यू शब्द आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया है, कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। इतना लिखा गया है न्यायिक समीक्षा के बारे में कि अगर राज्य कोई कानून बनाती है तो वह कानून अगर आपके मौलिक अधिकारों को छीनता हो, कम करता हो, न्यून करता हो, इंक्रोचमेंट करता हो, तो वह लॉ क्या होगी? न्यायपालिका के द्वारा नन एंड वायलेट क्या घोषित कर दी जाएगी? शून्य घोषित कर दी जाएगी, अर्थात वह विधि लागू नहीं होगी। या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई लॉ संसद या राज्य सरकार बनाती है जो आपके फंडामेंटल राइट या संविधान के प्रावधानों के, ये बोलना चाहिए, ठीक है, संविधान के प्रावधानों के अंगेस्ट हो, ठीक है, उस लॉ को न्यायपालिका क्या कर देगी? शून्य घोषित कर देगी, वह विधि लागू नहीं होगी। न्यायपालिका की इस शक्ति को हम किस नाम से जानते हैं? न्यायिक समीक्षा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तुम्हारा सही था, बस शब्दों का हेरफेर था। हाँ, बात समझ में आए कि नहीं? तो हमारे भी देश में न्यायिक समीक्षा है और अमेरिका में भी न्यायिक समीक्षा है, लिख लीजिए। लिखिए, दोनों देश अपनी न्यायपालिकाओं को संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार देते हैं। संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार देते हैं। व्याख्या, इंटरप्रिटेशन, व्याख्या करने का अधिकार देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो न्यायिक समीक्षा के माध्यम से क्या कर देगी जुडिशरी? उस लॉ को शून्य घोषित कर देगी और वो विधि लागू नहीं होगी। इसी में एक चीज आपको बताया गया होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करण का सिद्धांत। क्या है पृथक्करण का सिद्धांत? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पढ़ाया गया हो। सेवरेबिलिटी हिंदी में समझ लो, पृथक्करण का सिद्धांत। लॉ है जिसमें से एक पार्ट है वो वैलिड नहीं हो रहा है, मतलब उस केस के लिए अदर एक्सप्रेशन बताओ, सही जा रहे हो? बताओ। उसको काट के हटा, मतलब उसको रिमूव कर देंगे उस पार्ट को, बाकी जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर उसको हटाने से लॉ का एसेंस बदल जाए तो चलो देख लो, 1 मिनट लगेगा। सर इसमें एक केस है, कासिम निजाम बनाम 1953। हाँ बताओ। इकोनॉमिक्स में इसके मतलब अंदर स्टेटमेंट अधिनियम के कई भाग अवैध घोषित किए जाएंगे जो मूल अधिकारों के असंगत है। और कुछ नहीं लिखाया गया? नहीं और कुछ नहीं है। अच्छा चलो समझो इसको। अब क्या करें, बेचारे जितना जानते हो उतना बताएंगे। समझो, एक हम वर्ड लिख रहे हैं, रोको मत जाने। रोको मत जाने, हमने यहाँ कहा रोको मत जाने दो, इसका मतलब स्टॉप। हाँ। रोको मत जाने मतलब गो। खाली हमने कामा का फर्क किया है, कामा का फर्क किया है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या हो गया? उलट गया, रिवर्स हो गया। ऐसे ही अगर कोई लॉ है जिसमें मान लो सेक्शन 1, सेक्शन 2, 3, इसमें मान लो 200 सेक्शन है, धारा कहते हैं,
जैसे मान लो बीएनएस धारा है या इंडियन एविडेंस एक्ट, कोई भी लॉ है, सपोज करो इसकी धारा नंबर 6 आपके संविधानों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है, तो 6 को हटा देंगे, इतना ही बताया गया है। लेकिन ये भी बताना चाहिए कि अगर इस 6 के हटाने से लॉ का आशय बदल जाए, जैसा कि यहाँ आशय बदल गया, अगर लॉ का इंटेंशन ही बदल जाए, बनाए थे अच्छे के लिए हो गया बुरा, अगर कहीं ऐसी बात हो जाए तो उस पूरे विधि को शून्य घोषित कर दीजिए। फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट लॉ, अदरवाइज उसको निकाल करके रेस्ट ऑफ लॉ को क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। एक पढ़ाया गया होगा आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स, ये क्या है भाई? जैसे खराब पार्ट को ढक लेगा। ये क्या है? मूल अधिकारों से संगत विधियां मूल अधिकारों द्वारा छानित की जाती हैं। हैं? मूल अधिकारों से असंगत विधियां मूल अधिकारों द्वारा छानित की जाती हैं। बस, जय प्रभु। चलो पढ़ो अपना आप छोड़ो। लिखो द्विसदनी विधानमंडल, अगली हेडिंग डालो। नहीं यार, अपना हम पढ़ाएं, दूसरे का देखें। चलो ठीक है, लिखो अगली हेडिंग, द्विसदनी विधानमंडल। द्विसदनी, अगला समानता, द्विसदनी विधानमंडल। देखो एक चीज हम बताएं, कहना नहीं चाहिए किसी के बारे में, हम किसी के बारे में कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति की हर एक विषय में स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, विशेषज्ञता विशेषज्ञ ही जानता है। अब कान के डॉक्टर से दांत दिखाओगे तो तोड़ ही देगा या दांत वाले से कान दिखाओगे, कहेगा पर्दा निकाल के बाहर कर दो, दूसरा जोड़ दो। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपकी जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज ना हो, सर अगर सारे सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज हो, स्पेशलिस्ट हो तो सही, वही तरीका वही है, मेथड टू द टीचिंग। अगर एक ही टीचर हिंदी भी पढ़ा ले, मैथ भी पढ़ा ले, इतिहास भी पढ़ा ले, भूगोल भी पढ़ा ले, साइंस भी पढ़ा ले, तो इतने टीचरों की भर्ती करने की क्या ज़रूरत है? साइंस की अलग, आर्ट की अलग, लॉ की अलग, ज्योग्राफी की अलग क्यों भरे जाते हैं? क्योंकि एक व्यक्ति 1 से 2 सब्जेक्ट में विशेषज्ञता हासिल कर सकता है, सारे सब्जेक्ट में विशेषज्ञता नहीं होती। फिर जब वो पढ़ाएगा तो ऊपर पढ़ाएगा, अंदर की चीज़ें नहीं पढ़ाएगा। अब आपको हम बताएं कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं या IR पढ़ाते हैं या साइंस में इतना पढ़ाते हैं, तो साइंस इसलिए पढ़ाते हैं कि क्योंकि हमने MSc कर रखी है, तो हमारा बेस ही साइंस है। अच्छा, फिर आते हैं आर्ट, हम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ाते हैं? तो हमने पॉलिटिकल साइंस में से पब्लिक एड भी जानते होंगे आप लोग, पॉलिटिकल साइंस में हमने MA किया, उसमें नेट JRF PhD, फिर 3 साल हमने LLB किया। LLB में हम गोल्ड मेडलिस्ट 2012 बैच लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक, लखनऊ यूनिवर्सिटी। फिर हमने जुडिशरी की तैयारी की, 9 मार्क्स से हम जज नहीं बन पाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जिसका विशेषज्ञ होगा उसी को वो सब्जेक्ट पढ़ाने को मिलना चाहिए। और जैसे क्या है, कहना नहीं चाहिए, हम किसी के बारे में कमेंट नहीं करेंगे। लोगों को यहाँ पे 2000 रुपये लेक्चर दिखता है, क्या दिखता है? ठीक है, क्या लिख रहे थे आप लोग? हाँ, अब इसको समझ लीजिए, अभी इसको डिस्कस भी किया है। 2 विधान सदन का मतलब हमारे यहाँ भी 2 हाउसेस हैं, एक को हम लोग लोकसभा कहते हैं और एक को राज्यसभा कहते हैं। ऐसे अमेरिका में भी 2 हाउसेस हैं, एक को सीनेट कहते हैं, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो सीनेट का कंपेरिजन अपने हम राज्यसभा से करेंगे और लोकसभा का कंपेरिजन उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से करेंगे। अच्छा, इसमें डिफरेंसेस भी हैं,
जैसे हमारे यहाँ क्या है, जो राज्यसभा है, तो राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन है, यानी कि कुछ राज्यों की सीटें 1 भी हैं और यूपी जैसे राज्य का 31 भी है, तो 1 भी हैं, 2 भी हैं, 4 भी हैं, 6 भी हैं, यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोगों ने बंटवारा किया है। बट अमेरिका में चाहे जनसंख्या कम हो, किसी की चाहे ज़्यादा हो, प्रत्येक राज्य को 2-2 सीटें दे दी गई हैं। ठीक है, इसी को लिख लीजिए। लिखिए, दोनों राष्ट्रों में द्विसदनी विधायी प्रणाली है। दोनों राष्ट्रों में 2 सदनी विधायी प्रणाली है। भारत में लोकसभा और राज्यसभा। दोनों राष्ट्रों में 2 सदनी विधायी प्रणाली है। भारत में लोकसभा और राज्यसभा। भारत में लोकसभा और राज्यसभा, जबकि अमेरिका में प्रतिनिधि सभा, जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और सीनेट का के बराबर राज्यसभा को कर दीजिए और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की कंपैरिजन लोकसभा से। एक बार बोल दीजिएगा। जबकि अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि सभा, इंग्लिश में बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हिंदी में बोलते हैं प्रतिनिधि सभा, और सीनेट, तो सीनेट मतलब राज्यसभा और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मतलब लोकसभा। सर, ये दोनों सदनों में 2-2 सीटें अलॉट कर दी जाती हैं। हाँ, प्रत्येक राज्य को। जैसे सीनेट में 100 सीटें हैं। हाँ, 100 हैं, 2-2 प्रत्येक राज्य को, 50 वहाँ राज्य हैं। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे अलग अलग वैरी करता है, 436 है और 2 कोलंबिया की है 438 है। वो किस बेसिस पे? वो उनके यहाँ जैसे अपने यहाँ सांसद होते हैं, उनके यहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ पार्टी अपनी खड़ी करती है, चुनाव जीतने के बाद वो भंग कर दिया जाता है, उनके यहाँ अलग व्यवस्था है। हमारे यहाँ जो मंत्री बनते हैं, राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर होते हैं, वहाँ कोई भी बन सकता है, कोई भी। हाँ, वहाँ पे किसी भी हाउस का मेंबर होना जरूरी नहीं है। फिर उसका कोई रिक्वायरमेंट वो हाँ, वहाँ कोई नहीं, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का आदमी होता है वही बन जाता है। उनके यहाँ अलग प्रक्रिया, हमारे यहाँ अलग प्रक्रिया है। इस तरह का वहाँ मंत्रिमंडल नहीं होता है, वहाँ सब कुछ राष्ट्रपति होता है। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की तुलना करना हो तो अमेरिका के राष्ट्रपति से करेंगे, उनका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, उनके यहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, तो दोनों देशों की शासन व्यवस्था अलग है। इस तरह के जैसे अपने यहाँ 70 मंत्री होते हैं, उनके यहाँ 70 मंत्री नहीं होते हैं, उनके यहाँ गिने चुने 2-4 मंत्री होते हैं, 5 मंत्री होते हैं, इतने मंत्री वहाँ नहीं होते। फिर डिपार्टमेंट को संभालते कैसे? सब समाज वो अधिकारी होते हैं और राष्ट्रपति अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट कर लेता है। हाँ भाई, उनके यहाँ सब तो प्राइवेट सेक्टर है। अमेरिका में, अमेरिका एक पूंजीवादी कंट्री है, वहाँ तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर पर है। कुछ ही उनके पास गिने चुने विभाग हैं, जैसे डिफेंस, रक्षा है, हाँ, पुलिस है, फॉरेन मिनिस्ट्रीज है, फॉरेन पॉलिसीज हैं, तो उनके यहाँ यही 4-5 मंत्री रहते हैं, गिने चुने 5-6 रहते हैं, ज़्यादा उनके यहाँ नहीं रहते हैं। हमारे यहाँ तो भारी भर का आलू मंत्री, इमली मंत्री, कटाई मंत्री, चिड़िया मंत्री सब हैं। नहीं है चिड़िया, शिक्षा मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर हैं। अपने यहाँ अलग है, उनके यहाँ अलग है। हाँ, उनके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। हाँ, उनके स्ट्रक्चर को समझने के लिए वहाँ का शासन प्रणाली पढ़िए, समझ में आएगा, मिलेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग एक बुक आती है, भारत की तुलना, कंपैरिजन ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, वो टॉपिक होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं, नो नेसेसरी, आपको जरूरी नहीं। वो हम लोग जब पढ़ते थे, एमए करते थे, मास्टर डिग्री, तो उसमें होता है, एक पेपर हम लोगों का होता है तुलनात्मक लोक प्रशासन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें हम लोग अपने देश की शासन व्यवस्था क्या है, अमेरिका में क्या है,
फ्रांस में क्या है, ब्रिटेन में क्या है, स्विट्जरलैंड में क्या है, जापान में क्या है, चाइना में क्या है। 8-9 देशों का हम लोग पढ़ते थे इंडियन का अन्य देशों के साथ तुलना, तो वो उसमें पढ़ाया जाता है। आप पॉलिटिकल साइंस में हो, पढ़ाया जाता है। हाँ, तो आपके यहाँ भी है। तो वो जब हम लोग एमए करते थे तो तब भी सिलेबस था, तो तब हम लोग पढ़ते थे। इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, बस खाली इतना जानना है, बाकी सर वो बुक्स क्या है? हाँ? वो किताब है ना? एक सुरेंद्र कटारिया की आती है कॉम्पिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, सुरेंद्र कटारिया की आती है, सुरेंद्र कटारिया की आती है, बीएल फाड़िया में भी है सुरेंद्र कटारिया। क्या करोगे उसको? अरे जो सिलेबस है वही पढ़ लो, संविधान पढ़ लो, ज़्यादा अच्छा है। अंड बंड चीज़ें ना पढ़ो, यहाँ पीएचडी करने थोड़ी ना आए हो। प्रशासक बनो। आगे लिखिए गणराज्य, जल्दी लिखो, खत्म हो जाएगी। हाँ, गणराज्य, हाँ गणराज्य, गणराज्य लिखिए। अच्छा, गणराज्य का क्या मतलब होता है? आपके प्रियम्बल में एक वर्ड यूज किया गया है, रिपब्लिक। रिपब्लिक होता है। क्या होता है? सर जैसे जैसे डेमोक्रेटिक सर राज्य को लोकतांत्रिक राज्य को कैलकुलेट किए हुए, जिसे स्टेट देश की जो बनता है तो मतलब स्टेट को कैलकुलेट किया है। सर भारत 1947 में आजाद हुआ था, लेकिन वो गणतंत्र तब बना था जब 1950 में तब बढ़िया से संविधान लागू हो गया था भारत। तो संविधान को लागू होना गणराज्य है। सर गण मतलब समूह, एक people का समूह। आप ही बता। गणराज्य का मतलब होता है हेड ऑफ स्टेट, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्टेड बाय द पीपुल, में बी डायरेक्टली में बी इनडायरेक्टली। गणराज्य का मतलब होता है कि जो देश का राष्ट्राध्यक्ष होगा वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। अभी लिखवा देंगे, चलो लिखो। जय भोलेनाथ। लिखो भाई, लिखो। दोनों देश गणराज्य हैं। हमारे पुराने वाले स्टूडेंट्स नहीं इसको जानते हैं। दोनों देश गणराज्य हैं, जहां राज्य का प्रमुख ब्रैकेट में राष्ट्रपति, जहां राज्य का प्रमुख ब्रैकेट में राष्ट्रपति एक निर्वाचित प्रतिनिधित्व होता है, एक निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, एक निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। जहां राज्य का प्रमुख ब्रैकेट में राष्ट्रपति एक निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। लिख लो एक लाइन, गणराज्य का मतलब, उसी में लिख लो, आगे अलग से कहीं लिख लो उसी में। गणराज्य का मतलब होता है कि देश का राष्ट्राध्यक्ष ब्रैकेट में राष्ट्रपति, देश का राष्ट्राध्यक्ष ब्रैकेट में राष्ट्रपति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाएगा। द हेड ऑफ स्टेट, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्टेड बाय पीपुल, में बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, नॉट हेरिडेटरी, अर्थात राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं होगा। आगे लिख लो उसी में, अर्थात राष्ट्रपति का पद वंशानुगत, लिख लोगे ना, वंशानुगत नहीं होगा। जैसे पहले राजा का बेटा राजा होता था, अब राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं होगा, वह जनता के द्वारा क्या होगा, चुना जाएगा। इसे कहते हैं रिपब्लिक।
अब भगवान है जाने का बताए। अब लिखिए प्रस्तावना। हाँ? आप बताएं तो मुझे याद आ गया। लिखो प्रस्तावना। सर इंग्लिश में बोल देंगे। का इंग्लिश में बोल रहे? प्रियम्बल। अच्छा वर्ड पूछ रहे हो? नहीं नहीं सर, हाँ। ये सेंटेंस को मतलब एक्सप्लेन करना है। अरे यार हिंदी वाले सब बच्चे हो, जबरदस्ती अंग्रेज काहे बन रहे हो? जबरदस्ती अंग्रेज नहीं बनना चाहिए। क्या पता कनऊ लद गए नाले से। वैसा काम ना करो। नहीं, जो वर्ड नहीं आता पूछ लो, बता दूंगा, ऐसा नहीं है। जो वर्ड पूछना हो वो पूछ लो। सर दोनों में समानता है। ये राष्ट्रपति तो वहाँ राष्ट्रपति शासन होता है, यहाँ सब काम प्रधानमंत्री करते हैं। नहीं, यहाँ अलग है। उनके यहाँ जैसे रिपब्लिक वो भी है, रिपब्लिक हम भी है। उनके यहाँ हेड ऑफ स्टेट यानी प्रेसिडेंट जनता चुनेगी, हमारे यहाँ हेड ऑफ प्रेसिडेंट। पर दोनों में अंतर है। हमारे यहाँ सब कुछ राष्ट्रपति के है, अब वहाँ पे प्रेसिडेंट करता है, क्योंकि हमारी जो शासन प्रणाली है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, उनके यहाँ पार्लियामेंट्री है लेकिन उनका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ संसद है, उनके यहाँ राष्ट्रपति के सब कुछ होता है। वहाँ प्रधानमंत्री का पद नहीं होता है हमारे यहाँ। रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में अंतर क्या है? रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में अंतर। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो आपकी जो शासन व्यवस्था होगी, यानी कि जो चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, वो जनता करेगी। यानी कि जनता अपने प्रतिनिधि, टू द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, यानी जनता सरकार बनाएगी और हटाएगी। और रिपब्लिक का मतलब जो हेड ऑफ स्टेट होगा वह जनता के द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, और तो वही हो गया। नहीं, वही नहीं हो गया, दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है। और प्रजातांत्रिक का मतलब संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब क्या होगा? संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब होता है कि जो कार्यपालिका होती है वह अपने कार्य और नीतियों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। डेमोक्रेसी में इसे संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो कार्यपालिका होती है, ISPT 2013 में पूछा भी था कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है। तो संसदीय शासन प्रणाली का मतलब, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जो कार्यपालिका है वह अपने कार्य और नीतियों के लिए, यानी कि वर्क एंड पॉलिसीज के लिए किसके टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होती है? विधायिका के प्रति। यानी कि इससे संसद में सवाल जवाब किया जाएगा। है बात समझ में? चलो इसको जल्दी से खत्म हो जाए। प्रस्तावना लिख लीजिए। दोनों देश के संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होता है। दोनों देशों के संविधान की शुरुआत कहाँ से होता है? प्रस्तावना से होता है। भारत की प्रस्तावना में हम भारत के लोग से, भारत के संविधान में, भारत की प्रस्तावना में हम भारत के लोग, भारत की प्रस्तावना में इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, हम भारत के लोग से शुरू होता है, जबकि यूएसए की प्रस्तावना हम लोग से शुरू होता है। भारत की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होता है, जबकि यूएसए की प्रस्तावना हम लोग से शुरू होता है। हम लोग कहते हैं हम भारत के लोग, वो कहते हैं हम लोग। दोनों में यही होता है। हम बताओ। मीनिंग तो वही हो गया। नहीं सर, इसमें भारत के लोग बस बात किया गया, हाँ। उसमें हम लोग, दोनों में अंतर। अब अगला लिखिए। हाँ, भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान में अंतर। उसके भी प्रीएम्बल में तो बोला जा रहा है With the people of the United States. हाँ, तो फिर बराबर बाद में भी the people of India, भारत that is India. Difference.
समानता ही समानता ही तो बोले हैं समानता नहीं चल रही है। भाई। हम लोग शुरू करते हैं, हम भारत के लोग कहते हैं हम लोग, भाई यही तो है समानता। हम अभी अंतर कहाँ पढ़ा रहे हैं? अभी तो हम मतलब वर्ड वो यूज करते हैं, हम लोग वर्ड हिंदी में ये यूज करते हैं। अभी तो हम समानता ही की बात कर रहे हैं ना। अंतर बस ये है कि हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं, वो इससे स्टार्ट करते हैं। भाई हम कहते हैं हम भारत के लोग, वो कहते हैं हम यूनाइटेड स्टेट के लोग, हम लोग वहाँ वर्ड यूज करते हैं। यहाँ भी वही हो रहा है सर। सर यहाँ बोला जाता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वहाँ बोला जा रहा है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इंग्लिश में चलो ठीक है, हम तो समान, अभी तो अंतर का, हम समानता ही बता रहे हैं। सब जगह सही हो जाएगा, स्टेट लेवल का पूरे कंट्री लेवल पर तो क्या रह जाएगा। अरे हम लोग तुरंत कहेंगे हम अमेरिका के लोग, वो लोग हम भारत के कहेंगे, वो अपने देश के कहेंगे। आगे लिखो, भारत और अमेरिकी, इनका कहना ये है कि दोनों देशों में कोई शब्द में अंतर नहीं है। जैसे इंडिया में कहते हैं हम भारत के लोग, वो कहते हैं हम यूनाइटेड स्टेट के लोग। ये इनका कहने का मतलब है। तो जाहिर सी बात है, समानता हम पढ़ा रहे हैं, हमारी शब्दावली हमारे हिसाब से, उनकी शब्दावली उनके हिसाब से। लिखो, भारतीय और अमेरिकी संविधान में अंतर। पढ़ो जरा उनका प्रियम्बल। उनका preamble है सर, we the people of United States, बी द पीपुल ऑफ, हाँ यही इतना ही हम वर्ड, एक ही वर्ड की हम बात की है, एक ही वर्ड, इतना ही हमने शुरू से लिया। हाँ, बी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट। आगे, in order to form a more perfect union, stabilize justice, ensure domestic tranquility, provide for common defense, promote children's welfare, and secure blessing of liberty to ourselves and our posterity, to ordain and stabilize the Constitution of United States of America. इतना ही है, हमारा ज्यादा बड़ा है, उनका छोटा है। चलो ठीक है, उनका उनके हिसाब से, मेरा अपने हिसाब से। अंतर देखिए, पहला पॉइंट लिखिए, भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। जब, हाँ अंतर में लिखो, पॉइंट पॉइंट करके लिखते चले जाओ। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। जबकि अमेरिकी संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 7। और हमारे यहाँ तो 395। चलो अगला डिफरेंस लिखिए। जबकि अमेरिका संविधान में 7 अनुच्छेद हैं, जबकि अमेरिकी संविधान में 7 और भाग उग नहीं है, आगे नहीं, भाग नहीं, फिर कैसे करते होंगे सर? वहाँ राज्य का, केंद्र के पास ज्यादा कुछ है ही नहीं है, सब राज्यों के पास है वहाँ। कुछ है ही नहीं वहाँ पे। नहीं तो वो कहते या तो सब जुडिशरी न्यायपालिका। या फिर हाँ, वहाँ पे गवर्नमेंट लिमिटेड गवर्नमेंट है, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में। अपने देश से क्यों तुलना करते हैं कि आपको सांस भी लेनी है तो जाना है हॉस्पिटल, फ्री वाले में जाना है, वहाँ फ्री नहीं, वहाँ प्राइवेट है। एम्बुलेंस बुलाइए तो $1000। 1000 आए। जैसे गाड़ी वाले बुक करते हैं, ओला 50 आते हैं, ऐसे कौन सी कंपनी का लेना है, यहाँ तो एक है कंपनी। लिखो अगला, अमेरिका 1789, 1789 पढ़ेंगे। 1789, 1789। देखो, अमेरिका 1789 में एक संघीय गणराज्य बना, एक संघीय गणराज्य बन गया। जबकि भारत 1950 में, भारत 1950 में अपना संविधान अपनाया और खुद को, जबकि भारत ने 1950 में अपना संविधान अपनाया
और खुद को एक समाजवादी कामा संप्रभु धर्मनिरपेक्ष 76 में हुआ। हम अपने की बात कर रहे हैं, नहीं तो 50 लिखो। यस सर। हाँ, तुम जो पंथ निरपेक्षा वाली बात कर रहे हो ना, हाँ लिखो पहले पूरी। अपनाया, संविधान अपनाया और खुद को एक समाजवादी, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित किया है। तुम्हारी हम बात समझ रहे हैं। तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जोड़े हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? दोनों का मतलब अलग है, बता रहे हैं, लिख लो। और खुद को एक समाजवादी, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित किया। ठीक, इनका डाउट ये है कि जब 1950 में हमारा संविधान बना था उसमें समाजवाद शब्द और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था। यही कहने का मतलब है आपका ना। और अखंडता भी नहीं था। अरे जो इसमें से 2 शब्द आए हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि ये 2 शब्द नहीं थे, हालांकि 43rd के 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक, सही बात है, लेकिन लिखा मैंने क्या है, 1950 में अपनाया, बात खत्म। और अपने आप को यह घोषित कर रखा है। हम आज के प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। सर, जब इतना शॉर्टेज है तो वहाँ का न्यायपालिका किस धारणा क्या होगा? वो क्या प्रभावित नहीं होती होगी सरकार से? निष्पक्ष काम कर पाती होगी? वहाँ का विधायिका, कार्यपालिका, ये सारी चीजें कैसे वो चलते होंगे? भाई, हर चीज को अपने हिसाब से मत जोड़िए कि हमारे जैसे यहाँ पुलिस भी भ्रष्ट है, नेता भी भ्रष्ट है, टीचर भी बात सही बात है। सबको नहीं हमें इस बात का कोई गम नहीं है कि आप ऐसा कह रहे हो, तो बात सत्य हो सकती है। तो हमारे यहाँ तो अलग चीजें हैं ना। अब हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं अलग है, उनकी अलग है। भाई, उनकी पॉपुलेशन जो है 35 करोड़ और हमसे एरिया 3 गुना ज़्यादा। उनकी इकोनॉमी दुनिया की वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी 13 गुना बड़ी है, 14 गुना हम लोग की एक बड़ी है उनकी इकोनॉमी। तो हम जो है 150 करोड़ हैं, 32-33 करोड़ है, 5 गुना उनकी जनसंख्या कम है। क्या आप क्यों नहीं सोचते हो? हम उनके सामने कहीं नहीं टिकते हैं। हमारे यहाँ इतना डाइवर्सिटीज है, उनके यहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ कल्चर काफ़ी आगे पढ़ लिख के आगे निकल चुका है, वो काफ़ी एडवांस है। हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। हम लोग जातिगत में फंसे हुए हैं। यहाँ धर्म और नाम के मरे जा रहे हैं। हमारे राम कहाँ चले गए, हमारे अल्लाह कहाँ चले गए, हमारे जो है बुद्ध धर्म कहाँ चला गया। हम लोग इसी से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। देखो, रिलीजन एक आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल फिनोमिना है। तो धर्म को राजनीति से जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। हर आदमी की अपनी पर्सनल चॉइस है कि खुदा को माने, भगवान को माने, बौद्ध को माने, ईसाई को धर्म को माने या जैन माने, जो इसकी इच्छा है। स्पिरिचुअलिटी अलग चीज है, वर्क और नेशन अलग चीज है। हमें अपने नेशन को कैसे लीड करना है इसके बारे में हमें सोचना है। हमारे यहाँ तो लोगों को इसी क्वेश्चन नहीं है, तुम कौन से जात के हो, तुम कौन से हो, फलाने क्या हैं, धमाके क्या हैं। यहाँ तो यही चलता रहता है। इसी में हम लोगों का दिन, यहाँ की दिनचर्या यही होती है। पूरा नाम पूछने का टाइम लगता है। पूरा नाम पूछते, जैसे हम कभी कोई पूछता है क्या नाम है, हम कहते हैं डॉक्टर रमित, फिर कहते हैं क्या नाम है। वो जानना चाहता है कि आगे टाइटल क्या लिखते हैं। तो हम भी बड़े वो हैं, तो आधा नाम बताते, आधा नहीं बताते। जब किसी को बताना होता है तो क्या नाम है, तो कहते हैं डॉक्टर रमित। तो फिर कहते हैं कि अच्छा क्या नाम है, हम समझ जाते हैं कि इनका इंटेंशन क्या है, ये जानना क्या चाहते हैं। समझ गए? मेंटालिटी तो कोई कुछ भी कहे, चेंज तो हो ही जाता है, क्योंकि इतना हम लोग उसमें वो है ना कि
से हो ही जाता है। चलो अच्छा, इसे पूरा कर लो, ये खत्म हो जाए। आगे लिखिए, संविधान की प्रकृति। क्या सर? हाँ, इसी में संविधान प्रकृति, अंतर में ही लिखेंगे, हेडिंग डाल के संविधान की प्रकृति। जल्दी से लिखो, खत्म हो जाएगी। अमेरिकी संविधान पूर्णतः संघीय है। अमेरिकी संविधान पूर्णतः संघीय है, जबकि भारतीय संविधान अर्ध संघीय है। हाँ, क्वासी फेडरल। सर रिपीट करेंगे। अमेरिकी संविधान पूर्णतः संघीय है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली फेडरल, जबकि भारतीय संविधान क्वासी फेडरल अर्ध संघीय है, जो आवश्यकता अनुसार, जो आवश्यक होने पर, अर्ध संघीय है जो आवश्यक होने पर केंद्र को राज्यों की शक्तियों को दरकिनार करने की अनुमति देता है। जो आवश्यक होने पर केंद्र सरकार को राज्य की शक्तियों को दरकिनार मतलब साइड कर देती है। ब्रैकेट में आपातकाल के समय शक्तियों को दरकिनार मतलब साइड लगा देना। ब्रैकेट में आपातकाल के समय ब्रैकेट बंद की अनुमति देता है। आपातकाल के समय ब्रैकेट बंद की अनुमति देता है। अब समझिए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन टोटली फेडरल है। वहां केंद्र सरकार राज्य के विषय पर कानून नहीं बना सकती है, लेकिन भारत में 5 ऐसे सरकमस्टांसेज हैं। कितने? 5, जिसमें केंद्र सरकार आने की संसद राज्य के विषय पर कानून बना सकता है। वो कौन से 5 सरकमस्टांसेज हैं? पढ़ाया गया होगा भाई, केंद्र राज्य संबंध जब पढ़ाया गया होगा तो बताया गया होगा कि संसद निम्न 5 परिस्थितियों में राज्य के विषय पर कानून बना सकती है। जहां पर आपको पढ़ाया गया होगा विधायी संबंध, केंद्र राज्य विधायी संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन में लेजिस्लेटिव रिलेशन के अंतर्गत बताया गया होगा। 5 ऐसे सरकमस्टांसेज हैं जब संघ सरकार राज्य के विषय पर क्या बना देती है? कानून। जैसे जब राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी से पास कर दे आर्टिकल 249, तब नेशनल इंटरेस्ट के लिए कानून बन सकता है। दूसरा 250 जब देश में इमरजेंसी लागू हो। तीसरा 252 आर्टिकल के अंतर्गत जब 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करें कि हमारे लिए कानून बना दीजिए। चौथा, जब आपके देश में क्या राज्यों में क्या लागू हो? प्रेसिडेंट रूल। और एक कहाँ 253 जब जो है 253 में जब केंद्र सरकार भारत सरकार कोई अंतरराष्ट्रीय करार एग्रीमेंट किया हो उसको लागू करने के लिए, तो राज्य के विषय पे कानून बना सकते हैं। ये 5 परिस्थितियां होती हैं। आर्टिकल 256 के तहत प्रेसिडेंट रूल के समय, इमरजेंसी के समय, राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी से पास कर दे, नेशनल इंटरेस्ट, 2 राज्य रिक्वेस्ट करें, और केंद्र सरकार अगर कोई अंतरराष्ट्रीय समझौता किया उसको लागू करने के लिए। आई बात समझ में? ये 5 सरकमस्टांसेज बताया गया होगा भाई, ऐसा नहीं है। पढ़ाया गया होगा। चलो कोई नहीं, जान लो। अगला लिखिए संघ का गठन। संघ का गठन भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय संघ राज्यों के बीच आपसी समझौते का परिणाम नहीं है।
भारतीय संघ राज्यों के बीच आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, जबकि अमेरिकी संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है। जबकि अमेरिकी संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है। जैसे हमारे यहाँ संघ सरकार ने, संसद ने देश को प्रशासनिक सुविधा के लिए छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है, यानी कि संघ सरकार ने राज्यों का निर्माण किया है, जबकि अमेरिका में राज्यों ने मिलकर के अपना फेडरेशन बनाया है, संघ बनाया है। तो वहाँ पर राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं। आगे लिखिए नागरिकता। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता प्रदान की गई है, जबकि अमेरिका, लिखो नागरिकता, भारतीय संविधान सभी नागरिकता, सिटीजनशिप, भारतीय संविधान सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता प्रदान करता है, जबकि अमेरिकी संविधान दोहरी नागरिकता, संघीय और राज्य की। भारतीय संविधान सभी नागरिकों के लिए एक बार नागरिकता प्रदान करती है। हाँ, जबकि अमेरिकी संविधान दोहरी नागरिकता, संघीय और राज्य की अनुमति देता है। संघीय और राज्य की अनुमति देता है। संघ अपना अलग देता है, राज्य अपना अलग देता है अमेरिका में। वो तो ठीक है, हमारे यहाँ एकल है, तो हम कहते हैं हम हिंदुस्तानी, चाहे बिहार का, यूपी का, बंगाल का, लेकिन वहाँ इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती होगी ना। नहीं तो एक राज्य का व्यक्ति अपने ही राज्य में नौकरी करे। किस तरह से हम तो कैसे करते होंगे सर, इम्प्लीमेंट कैसे करते होंगे, कैसे क्या करते हैं? अरे भाई, जैसे आपको राज्य सरकार से हेल्प चाहिए तो वहाँ के जिस राज्य के हैं वो करेगी, और केंद्र का जितना पावर है उस पर केंद्र सरकार करेगी। वहाँ बाउंडेशन है कि हाँ, इस तरह से, इसी तरह से वहाँ बाउंडेशन है, ऐसा नहीं है। अपने यहाँ नहीं, यूपी वाला वहाँ नौकरी करेगा, वाला वहाँ करेगा, उधर वहाँ नहीं, वो नहीं। अगर सेंट्रल लिस्ट में है, केंद्र वाला है तो कर लेगा, आर्मी वगैरह है वो चला जाएगा कहीं भी, लेकिन बाकी अगर उसका है, स्टेट की नौकरी है तो नहीं होगा वहाँ। एक तरह से ठीक भी है, खराब भी है, एक तरह से अच्छा भी है, खराब भाई। वो देखो, उनका उनके हिसाब से, हमारा हमारे हिसाब से। और लिखो आगे, विधानमंडल में प्रतिनिधित्व। सर वो हेडिंग है। हाँ, विधानमंडल में प्रतिनिधित्व। सर, दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है? दोहरी नागरिकता का मतलब केंद्र अलग देती है, राज्य अलग देती ठीक है। हाँ, और लेकिन इसका यूज कहाँ हो रहा है? इसका यूज ये है बेटा, जैसे मान लो अमेरिका में हो, आप किस राज्य के हो, तो दूसरे राज्य में भी आप जाके क्या कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो। वहाँ की अगर बिहार पीसीएस में निकलता, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, और वहाँ वाला राज्य नहीं देगा, जिस राज्य में उसी राज्य में। उत्तर प्रदेश के नागरिक है, बिहार के नागरिक है, वो तो मिलती है। ये कहाँ मिलती है? निवास प्रमाण पत्र तो निवास से क्या, बनने से क्या होता है? वो तो ये आइडेंटिफाई करता है कि आप यहाँ के रहने वाले हैं। जब केंद्र वाला मांगता है, उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य होता है सर? जब केंद्र वाला मांगता है फार्म, रेलवे का फार्म, तो उसके पीछे उसको क्या उद्देश्य रहता है? वो तो उसका उद्देश्य ये होता है कि भाई हमारे यहाँ कितने लोग पिछड़े हैं, कितने एससी में हैं, कितने एसटी में हैं, हमको तो जॉब के लिए है। वो नहीं कहना है। हाँ, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई किए, हाँ। अब स्टेट गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र लगाए, तो क्या उससे वो क्लियर नहीं कर पा रहा है? नहीं, वो जरूरी नहीं है कि जो जातियाँ एक राज्य में ओबीसी हो, सेंट्रल लिस्ट में भी हो। सिर्फ यही एक कारण। हाँ, सर सेंट्रल लिस्ट में पैदा होता है। वो आंसर मिला। फायदा होता है भाई, दो जगह फायदा हो जाएगा, राज्य का भी मजा लो, वहाँ का भी मजा लो, दोनों जगह फायदा हो। सर क्लियर कर दीजिए, नाराज हो रही है। हाँ? सर बताइए क्या हुआ, केंद्र वाला क्या होगा नागरिकता?
केंद्र वाला क्या होगा? अरे जहाँ सेंट्रल की जरूरत पड़ेगी वहाँ सेंट्रल लगाना, जहाँ राज्य की होगी राज्य के, दूसरे राज्य में लागू नहीं होगा। तो भारत में तो एक नागरिकता है ना। हाँ, तो हमारे यहाँ कहीं भी जाओ, आधार कार्ड नहीं अपने यहाँ तो कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत सर नहीं। एक ही आधार कार्ड लेके जाएंगे, हाँ, एक ही आधार कार्ड बनता है, दो थोड़ी बनता है। लेकिन वहाँ तो लेके जाएंगे। दो लेके जाओ, उनको क्या पता है आधार कार्ड बनता है कि नहीं, ये मुझे थोड़ी पता है। वहाँ पे ग्रीन कार्ड बनते हैं। अब उनके यहाँ बनता है कि नहीं मुझे नहीं पता है, समझ गए? देखो वहाँ दो नागरिकता मिलती है, सेंट्रल संघ का अलग और इसका, सिंपल सी बात समझो। अब तुम करना क्या है, तुम्हारा पूछना है कि उसकी नागरिकता के क्या करेंगे, इसकी नागरिकता का क्या करेंगे, तो पूछना क्या चाहते हो, तुम्हारा डाउट क्या है? सर एक दो उदाहरण इधर उधर करके सही से क्लियर कर दीजिए ये। सर लैंग्वेज चलो, का क्या फर्क पड़ता है। हम बात समझ क्या पूछना चाह रहे हो? सर उस पर थोड़ा उदाहरण दे के बता दीजिए थोड़ा ये। हमने एक एग्जाम्पल ये लिया कि जैसे मान लो तुम वहाँ के वर्जीनिया के या किसी भी राज्य की वहाँ के तुम नागरिक, ठीक, वो राज्य तुम्हें अपनी नागरिकता दे देगा कि हमारे स्टेट की नागरिक है। फिर अगर तुम्हें कहीं अब्रॉड जाना है, विदेश जाना है, तो तुम्हें वहाँ की संघ सरकार की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मान लो तुमको, आप वहाँ के राज्य की भी होती, यूनियन का दो नागरिकता हो गई, एक यूनाइटेड स्टेट की, एक राज्य की। तो जहाँ राज्य वाली जरूरत पड़ेगी वहाँ राज्य वाला यूज कर लो, जहाँ विदेश जाना है वो अमेरिकी संघ की यूज कर लो। समझ में आया? आप जैसे हमारे यहाँ राज्य में क्या है कि हम भारत के एक ही नागरिकता देती है, चाहे कश्मीर के हो, चाहे कन्याकुमारी के हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के हो, राज्य अलग से कुछ नहीं देती है, एक ही नागरिकता मिलती है, हम भारत के लोग। यानी कि अगर बाहर भी जाओगे तब भी इंडिया, राज्य में रहोगे तब भी। हाँ, एक राज्य से दूसरे राज्य में आपके यहाँ सर्विस लागू है, आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन रह सकते हो, बच सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। उनके यहाँ ये सुविधाएं लिमिटेड है। हमारे यहाँ तो कहीं बस जाओ, कहीं रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्यों करने देगा, दूसरा वाला दूसरे वाले क्यों रहने देगा? चलो लिखो आगे। विधानमंडल में प्रतिनिधित्व है। देखिए भारत के संसद में, हाँ लिखो, भारत में, ऐसे लिखो, भारत के संसद में राज्य की जनसंख्या पर, लिखो, भारत के संसद में प्रतिनिधित्व, भारत के संसद में प्रतिनिधित्व राज्य की जनसंख्या पर आधारित होता है, जबकि अमेरिका के सीनेट में सभी राज्यों को समान संख्या में प्रतिनिधित्व मिलता है, समान संख्या में प्रतिनिधित्व मिलता है। ठीक है, अब लिखिए अवशिष्ट शक्तियां, हाँ, रेजिडुअरी पावर, अवशिष्ट शक्तियां, आर्टिकल 248 ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, आर्टिकल 248 अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां, ये लिख लो, उसके बाद खत्म कर देंगे। अवशिष्ट शक्तियां, उसके बाद ब्रेक कर देंगे। लिखो, अच्छा क्या होती है रेजिडुअरी पावर? अवशिष्ट जैसे केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का जब विभाजन होता है तो उसमें वरीयता दी जाएगी, हम अकॉर्डिंग टू इंडिया सर, केंद्र की सरकार को कानून वो बना सकता है उस क्षेत्र में। बताओ भाई, पॉलिटिकल साइंस वाले क्या हो गया, चींटी आ गई क्या? देखो बस इसे पढ़ा के ब्रेक कर देना, ये पूरा हो जाएगा।
देखो, अवशिष्ट शक्तियां का मतलब ये होता है, आपके यहाँ 3 लिस्ट है, तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अगर कोई नया विषय आ जाए, जैसे आजकल AI, इस पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी कि केंद्र सरकार बनाएगी। तो हमारे यहाँ जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह संघ सरकार आने की संसद में निहित है, जबकि अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है। ये लिखो कि अपने राज्य में वो चीजें फॉलो करते हैं कि नहीं। हाँ, लिख लीजिए। अवशिष्ट विषय पर लिखो, भारत में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, मतलब भारत सरकार बनाएगी। जबकि अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। जबकि अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार। चलो अब 10 मिनट ब्रेक ले लो, उसके बाद 5 मिनट इसको आप तुम लोग का कोई ग्रुप है? अच्छा, उसी ग्रुप में डलवा देंगे, और जो कुछ पॉइंट्स बचे हैं डलवा देंगे। और 2 कल वाला नोट्स, एक SC एक्ट और एक SC हो गया था, OBC एक्ट और SC ST आज हम डलवा देंगे।